हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष कुमार आरोही जीएस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर से जो हमारा डीपीएसपी का सीरीज चल रहा था उसको लेकर आ गया हूं। पार्ट 2 उसका जो है वो मैं आज लाया हूं। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ है आज पढ़ना पर कर लेते हैं। रिकैप में ये है कि मैं पहले बताया था कि डीपीएसपी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें मैं बताया था कि आर्टिकल 12 टू 35 जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है। आर्टिकल 12 जो है वो वो क्या डील करता है? आर्टिकल 12 डिफिनीशन ऑफ स्टेट बताता है, स्टेट क्या होगा ये मैं डिस्कस कर दिया था। 13 ये बोलता था कि जो लॉ इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट से वो नल एंड वॉइड हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। किस किस आर्टिकल के तहत ये मैं बताया था। 36 टू 51 डीपीएसपी डील करता है और इसका कोई ऑफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं है। हम लोग स्टडी के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर आप लोग जान लीजिए कि जैसे है ये, मान लीजिए कि देखिए अगर आप ये जानते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, इसमें क्या मतलब डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट क्या है और डीपीएसपी क्या है, इसको थोड़ा हम लोग को जानना जरूरी है। तो फंडामेंटल राइट एक तरह से समझिए तो कि एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है स्टेट के लिए। और ये स्टेट को रोकता है कि आप मतलब प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट स्टेट, प्रोहिबिट स्टेट, ठीक है, कि आप मतलब ऐसा मत करो, ठीक है, आप सिटीजन्स के राइट्स जो है उस पर इंक्रोच मत करो, ठीक है। जबकि डीपीएसपी जो क्या है, स्टेट के लिए एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये स्टेट को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप ऐसा करो, इसमें रोकता है, इसमें बताता है कि आप ऐसा करो। अब इसका बताइए जस्टिसेबल है, जस्टिसेबल है, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, इसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब एक बेसिक कहें तो बेसिक डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। और फंडामेंटल राइट मोस्टली क्या है ना कि इंडिविजुअल्स से रिलेटेड है, इंडिविजुअल्स से रिलेटेड होता है फंडामेंटल। जबकि एक डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी के अंदर जो भी है मतलब वो है कि कम्युनिटी बेस्ड। हाँ, तो ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए तो कम्युनिटी बेस पर बनाती है, ठीक है। उसके बाद और हम लोग जैसे ये क्या कहते हैं, और डिफरेंस ये जा सकता है कि फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तरफ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टेट को बनाने की कोशिश करता है। ये सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो जिसको और भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हुए हम लोग का सेकंड स्लाइड जो था उसके तरफ जाते हैं। सेकंड सेकेंड स्लाइड में ये हम लोग बता दिया था कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। हाँ, इससे पहले एक गोलकनाथ जजमेंट आया था, इसको मैंने काफी डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कस किया था कि जिसमें ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट प्रोवाइडेड इन 368। और क्या केस था ये मैंने बता दिया था, और यहाँ से ये पता चलता था कि फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी से ज्यादा पावरफुल है यहाँ से। तो पार्लियामेंट ने क्या किया था कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था सुपरसीड करने के लिए गोलकनाथ केस को, ठीक है। और इसमें पार्लियामेंट ने बोला था कि क्या कहते हैं, अगर डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करना है, डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करना है तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू अब्रीज एनी फंडामेंटल राइट और इन्फ्रिंज एनी फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये चीज ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अब उसके बाद इसमें ये बोला गया था कि जो भी अमेंडमेंट होगा 368 में वो अंडर आर्टिकल 13 नहीं आएगा। ये केस हम लोग को क्लियर हो चुका था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड था, क्या स्लाइड था ये, हमने देखा था कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल बैक टू बैक दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट लाई थी, और इसमें ये बोली थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट एक्वायर कर सकता है। हाँ, फॉर रीजन क्या बताएगा कि पब्लिक यूज के लिए कर रहे हैं, और कंपनसेशन डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, राइट। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 31C इंट्रोड्यूस किया गया, और इसमें ये बोला गया कि अगर स्टेट कोई लॉ बनाती है और वो लॉ जो है वो
डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 39 बी एंड सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लॉ बनाया जाता है। और इन दैट केस अगर ये वायलेट करती है फंडामेंटल राइट 14, 19 एंड 31, तो इसको क्या कहते हैं, इसको लेकर आप कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऑन दिस ग्राउंड। एंड इसको हम कोर्ट को पावर नहीं है कि वो मतलब अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। इसका पार्ट 3 भी ये बोलता है कि क्या कहते हैं, इस केस में जो है कोर्ट जो है इसको नल एंड वॉइड घोषित नहीं कर सकता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू का पावर भी कर्टेल कर दिया गया था, ठीक है। ये हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस आज हम लोग देखते हैं कि क्या था। केशवानंद भारती केस 1973 का केस है। हाँ, केशवानंद भारती जो है, केशवानंद भारती जो है वो कोई, केशवानंद भारती एक पृष्ठ थे, ठीक है। केशवानंद भारती जो थे, केशवानंद भारती एक पृष्ठ थे। एक मठ था वहां पर, इडनीर मठ, इडनीर मठ था, और इसके हेड थे केशवानंद भारती, इसके हेड थे ये मठ था कैसरगोड डिस्ट्रिक्ट में, केरला के, ठीक है, कैसरगोड डिस्ट्रिक्ट में था केरला के। और इसके हेड थे ये केशवानंद भारती जी, ठीक है। तो हुआ क्या कि 63 में, हाँ, केरला गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक बिल आया, एक बिल लाया, मतलब एक्ट लाया, समझिए तो बिल एक्ट हो गया था। तो केरला, उस बिल का नाम था केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। ये लाया, ये इसका इनका पर्पस था ये लाने का कि इनका बोलना था कि हम लोग सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस जो गवर्नमेंट के हैं, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस जो गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए लाए हैं, ऑफ गवर्नमेंट, इसको फुलफिल करने के लिए हम लोग ये रिफॉर्म एक्ट लाए, केरला लैंड। जो केस गोलकनाथ के केस में था, जैसे टेन्योर एक्ट था पंजाब वाला, पंजाब का टेन्योर एक्ट, तो सेम उसी तरह का यहाँ केरला लैंड रिफॉर्म बिल भी था। और इसमें बोला गया, इसमें इस बिल में भी था कि इस बिल के तहत ये कहा गया कि लैंड अगर ज्यादा है तो सरप्लस है, तो लैंड जो है वो गवर्नमेंट को राइट है कि वो लैंड जो है वो आप सरप्लस लैंड ले सकती है, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ, इसके बाद फिर क्या हुआ कि केशवानंद भारती जी जो हैं, ये हैं, ये पेटिशनर बने, ठीक है, ये पेटिशनर बने, और गवर्नमेंट ऑफ केरला जो है, हाँ, ये रिस्पोंडेंट बनी, ठीक है, इस केस में। और इसने केस फाइल किया, केशवानंद जी ने केस फाइल किया, ठीक है। और इस केस में इन्होंने ये बोला कि ये केस जो फाइल किया था ये भी इन्होंने अंडर आर्टिकल 32 ही किया था, आर्टिकल नंबर 32, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर किया था, और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में किया था, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है तो कर सकते हैं। और इसमें ये बोला था कि क्या कहते हैं, हमारा जो है वो कौन कौन सा राइट जो है वो हमसे छीना जा रहा है, कौन कौन सा फंडामेंटल राइट। तो उन्होंने बताया था कि आर्टिकल नंबर 25 जो कि हमको क्या राइट देता है, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, प्रोपेगेट रिलीजन। तो बोला, उन्होंने बोला कि इस राइट को ये छीन रहा है हमारा ये एक्ट। फिर आर्टिकल नंबर 26, मैनेज रिलीजियस अफेयर, मैनेज रिलीजियस अफेयर, बोले कि इस आर्टिकल का भी को भी वायलेट कर रहा है। एंड देन 19 का 1F जो कि उस समय था राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको भी वो कर रहा। उसके बाद साथ साथ एक और लगा दिया 31, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन्होंने बोला कि ये 4-5 जो राइट दिख रहा है, हाँ, ये चारों राइट फंडामेंटल राइट्स है, हाँ, और इन चारों को वायलेट कर रहा है ये लैंड बिल। तो क्या कहते हैं कि इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया कि इस बिल को नल एंड वॉइड किया जाए, ठीक है। तो ऐसा कह के केशवानंद भारती जी ने केस किया था, और ये 1973 में केस किया था, ठीक है। और 24 अप्रैल 1973 को जो है इस केस का जजमेंट जो है वो
आया। सुप्रीम कोर्ट का 13 जजेज का बेंच था, 13 जजेज का, और 7-6, आप देख रहे कितना मार्जिन से, 7 मेजोरिटी एंड 6 माइनॉरिटी, इतना मात्र इतना ही मार्जिन से। और सबसे बड़ी बात पता है आपको कि केशवानंद भारती केस में केशवानंद भारती जी क्या कहते हैं हार गए थे वो केस। केशवान, लेकिन फिर भी ये केस जो है वो एक लैंडमार्क केस के रूप में कहा जाता है, और ये केस के बारे में बोला जाता है कि दिस केस सेव्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक बहुत बड़ी बात है ये केस, क्योंकि इस केस के ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये मतलब ये केस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेव कर लिया। नहीं तो हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हाँ, वो टोटलिटेरियन हो जाता। ठीक है, ऐसा बोला जाता है इस केस के बारे में। और इस केस का रिजल्ट मतलब जो हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट बोला कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, इससे पहले जो गोलकनाथ केस हुई थी, तो गोलकनाथ केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट को हम अमेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट को हम लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं, और फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू अमेंडमेंट, आपको याद होगा ऐसा करके मैंने बताया था। तो उस केस में गोलकनाथ में ऐसा बोला, लेकिन गोलकनाथ जजमेंट को फिर से रिवर्स किया गया। इस केस में गोलकनाथ जजमेंट को फिर से रिवर्स किया गया, क्योंकि अच्छा, गोलकनाथ केस में ऐसा बोलने के बाद क्या हुआ कि गोलकनाथ केस जब रिजल्ट आया, उसके बाद पार्लियामेंट ने बैक टू बैक, ये सुप्रीम कोर्ट ने बैक टू बैक 2-3 जो ये अमेंडमेंट था पार्लियामेंट का, उसको खारिज किया। जैसे उसमें था बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट, हाँ, 1969 का, इसको खारिज किया। इसको खारिज किया था आरसी कूपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट ने लाया था, प्राइवी पर्सी एक्ट, प्राइवी पर्सिस एक्ट एक्ट ये भी उसी समय 1970 के आसपास आया था। और ये केस बना था इसका माधवराव सिंधिया, ठीक है, माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अब ये दोनों केस जब बना, ये दोनों मतलब गोलकनाथ केस के बाद बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, स्ट्रक डाउन किया, और प्राइवी पर्सेज एक्ट को किया। प्राइवी पर्सेज वही था कि जो राजा महाराजा थे, जिनको पहले जब क्या कहते हैं हमारे देश का इंटीग्रेशन हो रहा था कंट्री का, तो उस समय बोला गया था कि इन लोग को इनके लिए, मतलब जब ये अगर मान लिया कि हमारे कंट्री में मिल जाते हैं, तो इनको इनके खर्चा के लिए जो बोलिए, हाँ, कि इनको पर मंथ गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी। ठीक है, तो प्राइवी पर्सी एक्ट, वो प्राइवी पर्सी एक्ट लाके उसको खत्म किया गया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, प्राइवी पर्सी को। ठीक है, तो अब इसके बाद जब ये हो गया, तो उसके बाद फिर आपको पता है कहानी, गोलकनाथ के बाद ये दोनों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद फिर से 24th 25th पास किया गया। ठीक है, और उसके बाद 24th 25th ये पार्लियामेंट ने पास किया। ठीक है, उसके बाद फिर पार्लियामेंट ने एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, इसके बाद 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और लाकर ये जो केरला का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था, उसको लाकर इसमें क्या कहते हैं, ये अमेंडमेंट करके और केरला का लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया। अब 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो 9th शेड्यूल में ऑलरेडी 9th शेड्यूल में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें क्या बोला गया, 31B में आपको पता होगा कि 31B में ये बोला गया है, हाँ, आर्टिकल 31B में कि जो भी एक्ट रेगुलेशन 9th शेड्यूल में रहेंगे उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगा। तो इस तरह की इतनी सारी बातें उस समय चल रही थी। ठीक है, अब स्टेट का क्या कहना था, स्टेट का कहना था कि पार्लियामेंट का जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, वो एब्सोल्यूट है एंड अनलिमिटेड है, और चूंकि सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना है, जो कि हमारे प्रियम्बल में है, डीपीएसपी में है, तो हमको ये सब बिल जो है, वो ये सब एक्ट जो है वो लाना होगा, और हम
वो एक्ट के तहत ही ये क्या क्या कहते हैं, ये सारे जो बिल लाए हैं, एक्ट लाए हैं, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट, वो उसके तहत लाए, तो ये हमारा, हाँ, इसको खारिज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर क्या हुआ, डिसीजन क्या आया, डिसीजन ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार हालांकि गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया था, लेकिन एक बात ऐसा बोला जिसके बाद जो बोला जाता है कि ये जो केशवानंद भारती केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सेव किया। ठीक है, एक बात उसमें, और जो मेजर डिसीजन थे उसमें ये था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। पार्लियामेंट जो है वो किसी भी प्रोविजन को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है, और ये अंडर आर्टिकल 368 जो है वो उसको अमेंडमेंट का अधिकार है। तो पहला बात ये मान लिया गवर्नमेंट का, ठीक है, आपका ये बात सही है। दूसरा बात कि भाई जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ऐसा कुछ बोला कि नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो मतलब ये बोला कि आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं वो अंडर आर्टिकल 13 नहीं आएगा। दूसरा बात भी मान लिया गवर्नमेंट का। ठीक है, तीसरी चीज ये इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा सुप्रीम लॉ है, सब लॉ से बड़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ, ये बोला। ठीक है, फिर बोला कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन क्या आप इसको बोल सकते हैं कि ये मतलब कंस्टिट्यूएंट पावर है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्लियामेंट का ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकता है। सो क्या कहते हैं, मतलब जो, तो इन्होंने कहा, ये भी कहा साथ में कि जो गोलकनाथ केस में जो हमारा जजमेंट था वो गलत था। ठीक है, गोलकनाथ में जो बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर, पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक लाइन और जोड़ा कि पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ जो है, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ इज द कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट में ये बोला गया कि सब चीज कर सकता है, बट जुडिशियरी को ये पावर है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के तहत वो रिव्यू कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। मतलब जुडिशियरी अपने पास ये पावर रखा कि जुडिशियल रिव्यू होगा, एंड कोई भी आपका लॉ अमेंडमेंट कुछ भी हो वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस थोड़ा बड़ा केस है, बट काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं थोड़ा इस पर ज्यादा। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या रखा गया है, जैसे क्या है कि बहुत सारे चीजें, रूल ऑफ लॉ, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, रिपब्लिक स्ट्रक्चर, हाँ, हमारा होगा रिपब्लिक, होगा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इंडिविजुअल का डिग्निटी, ये सब इसमें होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, पार्ट थर्ड फोर, बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी, जुडिशियल रिव्यू, हाँ, लिमिटेशन ऑन 368, ये सारे जो हैं वो आपके डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। उसी तरह सेपरेशन ऑफ पावर एंड फेडरलिज्म बोथ कम्स अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका जो हम लोग नेक्स्ट है वो हम लोग ये देखेंगे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या क्या है। तो इसको अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो इमरजेंसी के समय में आया था। इमरजेंसी तो 1975 में ही लग गया था, जून 1975 में। ठीक है, तो उस इमरजेंसी के समय ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं इसमें इतने प्रोविजन लाए गए थे, ऐड किए गए थे कि ये खुद में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसमें 31C में एक थोड़ा अमेंडमेंट किया गया। 31 जो मेजर चीज इसमें था कि 31C में थोड़ा अमेंडमेंट किया गया और बोला गया, पहले 31C में था कि अगर कोई लॉ बनता है, ठीक है, और वो 39B एंड C
को इफेक्ट देने के लिए बनता है। और इन दैट केस अगर फंडामेंटल राइट 14, 19 एंड 31 को वायलेट भी कर रहा है तो उस पर कोई जेआर नहीं होगा, यही बोल रहा था ना। और उसको उस पर हम लोग कोर्ट नहीं अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है। 31 सी ये था, तो अभी उसको अमेंड करके किया गया कि अभी 39 बी एंड सी था उस समय, ठीक है, जब ये ऐड किया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आपको याद होगा। लेकिन इसमें क्या क्या बोला गया 42nd में कि ऑल डीपीएसपी, कोई भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर ये तीनों फंडामेंटल राइट को वायलेट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो वायलेट कर सकता है और इसको लेकर हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ऑन दैट ग्राउंड कोर्ट में हम लोग अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यह ऐसा बोला गया। ठीक है, तो अब ये फिर से आप देखिए कि केशवानंद भारती का केस था, उसमें केशवानंद भारती के केस में ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ये गलत है, क्या कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत फिर से गवर्नमेंट ये बोल, पार्लियामेंट ये बोल रहा है कि हाँ, अगर 31C में अमेंड करके ऐसा बोला जा रहा है कि सारे डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए अब तो हम लोग इसको बाईपास करेंगे, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब फिर से एक बढ़िया सा केस बनेगा कोई, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ इसके डिसीजन को ओवर रूल करेगा, ठीक है। तो फिलहाल उस चीज को हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी जो देखना है वो ये है कि इसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और आर्टिकल 31 हटा दिया गया, 19(1)(f) हटा दिया गया, और इस तरह राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर कहाँ रख दिया गया, फंडामेंटल राइट से शिफ्ट करके लीगल राइट में रख दिया गया और आर्टिकल नंबर 300A में रख दिया गया, ठीक है। और इसके बाद का जो अच्छा 39B और C है क्या भाई ऐसा, ये है देखिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड, ठीक है। ये बहुत बड़ा, इसका एम्बिट बहुत बड़ा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। और सी जो है वो बोलता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, इसका भी एम्बिट बहुत बड़ा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता था कि 39B एंड C इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। डीपीएसपी का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर कोई है, मैं समझता हूं कि जिस पर गवर्नमेंट का जोर रहता है तो वो 39B एंड C। तो इस केस में ऐसा हो गया था। अब मिनर्वा मिल केस जो है, मिनर्वा मिल केस जो है वो मैं थोड़ा अलग से डिस्कस करूंगा क्योंकि ये भी थोड़ा बड़ा केस है। और इस केस के बाद जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसमें उसका सेक्शन 4 एंड 55 ये दोनों को सुप्रीम कोर्ट खारिज किया था, ठीक है। और 31C को भी बोला था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी बताएं। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।